नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती समेत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के मुद्दों पर प्रधानमंत्री का जोर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आणंद में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधन। कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। विपक्षी दलों के अवरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। गतिरोध के बीच लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक पेश। राज्यसभा में नहीं हो सकी ओमिक्रॉन से पैदा हालात पर अल्पकालिक चर्चा। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को 50वें विजय दिवस पर श्रद्धांजलि। 4 स्वर्णिम विजय मशालों का राष्ट्रीय समर स्मारक में विलय। बांग्लादेश में स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 78 मामलों की पुष्टि। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर लिया तैयारियों का जायजा। देश में अब तक करीब 136 करोड़ टीकाकरण। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदूषण से निपटने को लेकर केंद्र और पैनल के उपायों को बताया बेहतर। प्रदूषण की समस्या से निपटने के स्थायी समाधान निकालने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में आयोजित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन की समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बदलने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है ताकि किसान जो हैं वो आगे बढ़ें। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों, जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित होकर सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कृषि क्षमता को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भर के करोड़ों किसान भाइयों को अपील कर इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने का आह्वान किया है।
और जैसा कि हर चीज में होता है, मोदी जी किसी चीज का आह्वान करते हैं तो आह्वान मात्र से वो चीज वहां पर रुकती नहीं है। इसके लिए वो कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना को बारीकी से, सूक्ष्मता से वो खुद डिजाइन करते हैं, इसका मॉनिटरिंग करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक, खेत तक हो, इसकी चिंता भी करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 5000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया और हजारों किसान वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में जुड़े। इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय है। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच आज लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को पेश किया। विधेयक में जैव संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान को तेज करके पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया और अनुसंधान परिणामों को सुगम बनाने पर जोर दिया गया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 में दूसरी बातों के साथ औषधीय पौधों की उपज बढ़ाकर वन्य औषधि संबंधी पौधों पर दबाव कम करने और भारतीय औषधि प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर खासा जोर दिया गया है। विधेयक के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सैन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में सदन को जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया, उसी समय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हुई। तो लोकसभा चला है, आज भी राज्यसभा गला बीच में चला नहीं चला, कुछ तो कुछ बहाना बना के पार्लियामेंट न चलाने देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट के लिए है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से सदन में कार्यवाही आज भी बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने अहम दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा और इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने 12 सदस्यों के निलंबन रद्द किए जाने की मांग करते हुए अवरोध शुरू किया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग उठाई। अवरोध की वजह से सदन में आज भी ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों के कारण उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा नहीं हो सकी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ओमिक्रॉन कोविड-19 देश जानना चाहता है, प्लीज बहस चलने दीजिए। सदस्यों नहीं बोलने देना चाहते, उनके अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। The House is scheduled to meet at 11 hours on Friday, the 17th December 2021. वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वोंग दिन ह्यू के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय दल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। वियतनामी दल की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ बनेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों ने आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी और हो ची मिन हमारे देशों के राष्ट्रपिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्थायी पारस्परिक संबंध के लिए मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता, आश्वासन और आवाजाही प्रबंधन बहुत आवश्यक है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके वियतनामी समकक्ष गुयेन मान हंग ने एक LOI पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों के बीच डिजिटल मीडिया के क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। LOI में प्रावधान किया गया है कि डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क के संबंध में
नियामक ढांचा और नीतियां तैयार करने में सूचना और अनुभवों को साझा किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के मीडिया प्रोफेशनल्स के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और आज देश विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत कई नेताओं ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों की महान वीरता और बलिदान को याद करते हैं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत की गई थी। पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी। उसके बाद 4 मशालें देश के अलग अलग दिशाओं की यात्रा पर निकली थीं। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगेवाला, कच्छ के रण और अगरतला समेत समूचे देश में यात्रा कर दिल्ली पहुंची हैं। इन मशालों को 1971 युद्ध से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृह नगरों में भी ले जाया गया था। समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंत ज्वाला में विलय कर दिया गया। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पोस्टल स्टैंप जारी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। संसद के दोनों सदनों ने 50वें विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की और वीर शहीदों को नमन किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1971 के भारत पाक युद्ध में बलिदान देने वाले जवानों की वीरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। The display of dauntless courage and gallantry by our armed forces is still remembered with pride and zeal across the country, which continues to inspire the people of our nation. On this 50th anniversary of Vijay Divas, we pay our glowing tributes to our brave soldiers who went beyond the cause of duty to protect the pride of the nation. वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस और दृढ़ता को याद कर रहे हैं। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मैं इस सदन की ओर से हमारे मित्र बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश की जनता, संसद और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट अतिथि के रूप में बांग्लादेश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ढाका में विजय दिवस परेड में शामिल हुए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने विजय दिवस पर ढाका में राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के साझा योगदान को याद करते हुए कर्नल विनय सदाशिवम ने भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रिसदस्यीय सेवा दल का नेतृत्व किया। विंग कमांडर
टी आशा ज्योतिर्मयी भी भारतीय तिरंगे को लेकर बांग्लादेशी पैरा जंपर्स में शामिल हुईं। परेड के दौरान भूटान और रूस की सैन्य टुकड़ियां भी इस परेड में शामिल हुईं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश वो पहुंचे। कल यात्रा के पहले दिन उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। दोनों देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के साथ साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। ढाका में विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हर भारतीय के दिलों में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से दुनिया ने अहम सबक सीखा है कि बहुमत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास हमेशा बांग्लादेश को आजाद कराने वाले जनयुद्ध में हमारी मजबूत दोस्ती की अनूठी नींव का गवाह रहेगा। Friends, as our nations develop and our friendship further deepens, let us continue to work together towards realizing the dreams of our peoples. इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honorable Minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। A report of the Department of Parliament Standing Committee. प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि। नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। और चलिए अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। इंडिगो ने गुवाहाटी और पुणे के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर नए मार्ग का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,479 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4 महीनों के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन तय हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयुष संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आयुष शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण के एक क्षेत्र में राज्य को अग्रणी राज्य में शुमार करने के लिए संकल्पबद्ध है।
पंजाब में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम ने चंडीगढ़ में वोटर अवेयरनेस वैन को हरी झंडी दिखाई। इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में आज कोल्हापुर में उपद्रवियों द्वारा कन्नड़ झंडा जलाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेजने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा नदी महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी ने कृष्णा नदी की पूजा की। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज भोपाल पहुंचा। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रियों और कई अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सेना की गाड़ी में रखकर भोपाल स्थित घर लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कल बैरागढ़ में होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। रेडबानी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन करने वाली सेंटिएंट लैब्स ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को CSIR NCL और CSIR CECRI के सहयोग से विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल रेल डिवीजन लोकल ट्रेनों में भी मेट्रो रेल जैसी सेवाएं शुरू करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नई ट्रेनें कम बिजली के खर्चे में ज्यादा गति से चलेंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। केरल के बालुसेरी सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूलों ने छात्रों के लिए यूनिसेक्स वर्दी व्यवस्था लागू कर जेंडर इक्वालिटी का रास्ता दिखाया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया। हालांकि कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे और इससे सटे पिपरी चिंचवाड़ में पहले से 7वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। पहले दिन काफी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि आयोग इसके लिए विशेषज्ञों का ग्रुप बनाए जो जनता और विशेषज्ञों से मिले सुझाव पर गौर करे ताकि प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में वायरस के ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों की समीक्षा की गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 और लोगों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन से पीड़ित संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इनमें से 9 मरीज लोकनायक अस्पताल में विशेष कोरोना क्षेत्र में भर्ती हैं। वहीं तंजानिया से आए एक मरीज की छुट्टी हो गई है। देश में अब तक 78 मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 32 केस आ चुके हैं। राजस्थान में 17 केस हैं। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,974 नए मरीजों के संक्रमण की पुष्टि हुई।
जबकि 7,948 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई है। अब तक कुल 3,41,54,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। टीबी को हराने वाली महिलाओं पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाज से हर प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करते हुए हर एक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीबी उन्मूलन पर सरकार की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए कहा कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने टीबी के खिलाफ लड़ने वाली पीड़ित महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज समाज में टीबी के प्रति लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। We all have decided to join together, come together to join in this mission, particularly women, the winners against the TB. 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसी एक रणनीति जरूरी होगी जिसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हो। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए सीडीएस की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था के तहत आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीडीएस पद आने से पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ही तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। इस कमेटी में तीनों सेना के प्रमुख शामिल होते हैं। क्योंकि जनरल एमएन नरवणे तीनों सेना के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इधर फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान के मद्देनजर देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिलीपींस के मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तूफान तेजी से देश के मध्य पूर्वी खंड में दीनागढ़ के द्वीप प्रांत की ओर बढ़ रहा है। तूफान 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की चेतावनी दी है। नाविकों को भी बंदरगाह में रहने की सलाह दी गई है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ओडिशा में चल रहे कला कुंभ की इन खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शीरा के चटक लट